हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही, और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पे जो भी टीजीटी पीजीटी के साइंस एंड बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कराती हूँ फ्रेंड्स। तो यूपी में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और अब जूनियर एडिट का एग्ज़ाम होगा यूपी में, और जो DSSB का एग्ज़ाम है वो दिल्ली में हो रहा है और सितंबर तक चलेगा फ्रेंड। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए फ्रेंड। मैं आज जो चैप्टर ले करके आई हूँ ये आपका जो करंट का चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का, इफेक्ट ऑफ करंट्स का, उसका ही है। तो इसमें हम लोगों ने 24th क्वेश्चन तक कर लिए थे फ्रेंड, और आज मैं 25th क्वेश्चन लेकर के आई हूँ फ्रेंड। आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की प्रिपरेशन हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो आज अभी आप कर रहे हो, चाहे वो अगले साल करिएगा, कभी भी आप प्रिपरेशन करिएगा, एटलीस्ट ये चैनल, ये क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। ओके, और आप एक बार विजिट करेंगे, देखेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन रियली बहुत यूज़फुल क्वेश्चंस हैं, और फिर आप इसको जो है आगे चूज़ भी करिएगा। जितने भी लोग चैनल पर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए आगे हमारे पास है 25th क्वेश्चन, और ये है मेरे पास कह रहे हैं कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और वो एलोंगेटेड है, एंड फोल्ड किया गया है, और इससे एक न्यू यूनिफॉर्म वायर बनाया गया है। तो जो अब न्यू रेजिस्टेंस होगा, न्यू वायर का जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए इसमें पहली बात तो ये है फ्रेंड कि R = ρl/A इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो इसमें फ्रेंड होता क्या है कि जब वायर को इलोंगेट करते हैं तो क्या होगा, जो जो लेंथ होगी वो L' जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, NL हो जाएगी, ये न्यू लेंथ हो जाएगी। इस तरीके से जो इसका एरिया होगा वो भी क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा, और एरिया लेकिन कितना हो जाएगा, A' = A/N इसका एरिया हो जाएगा। ओके, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा फ्रेंड, तो न्यू रेजिस्टेंस अब जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, R' = ρNL/A/N हो जाएगा। ओके, नाउ इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो ये हमारे पास N² R आएगा। ओके, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी N² R। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन है, इसमें है फ्रेंड द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज। जो मेटल का रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पे बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कोलिजन होता है कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो बढ़ जाता है। 27 क्या है, इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट अ कार इंजन ऑन अ हॉट डे दैन ऑन अ कोल्ड डे। ये कहा जा रहा है कि हॉट डे में किसी भी कार के इंजन को, या अगर आप बाइक ले लें या स्कूटी ले लें, तो उसको स्टार्ट करना ईजियर होता है कोल्ड डे के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कार बैटरी। तो अभी बताना है जो कार बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ करता है। ओके, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच स्लोली। एक किसी भी एक सर्टेन मटेरियल है, उसका जो वायर है उसको स्ट्रेच किया जाता है धीरे धीरे, और इसको 10% इंक्रीज़ किया जाता है। नाउ इसका जो न्यू रेजिस्टेंस और जो इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। तो जो इसका न्यू रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास हमें मालूम है कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L² के। ओके, नाउ तो हम इसको R1/R2 = L1/L2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। L1 हमारे पास 100 है, L2 हमारे पास 110 है। ओके, नाउ अब इसी वैल्यू को हमको R1 और R2 के रेशियो में रख देना है। तो देखते हैं यहाँ पे R1/R2 = 100 का स्क्वायर अपॉन 110 का स्क्वायर, या फिर हम इसको होल स्क्वायर करके भी लिख सकते थे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो R2 की वैल्यू आएगी फ्रेंड वो 1.21 R1 हो जाएगी। ओके, तो नाउ रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी स्ट्रेचिंग से, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, नाउ 28 का हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। 28 के लिए हमारे पास करेक्ट आंसर 4 है। ओके, 1.21 टाइम्स एंड सेम। नाउ 29th देख लेते हैं। 29th में है जो रेजिस्टिविटी है आर एन की वो 1.10⁻⁷ है,
एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस है आयरन वायर का वो पर्टिकुलर लेंथ का, एंड जो थिकनेस है वो 1 ओम है। अगर लेंथ और डायमीटर दोनों को क्या किया जाएगा, ठीक है, ऐसा किस केस में होगा, जब हम लोग लेंथ और डायमीटर को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे ओम मीटर में कितनी हो जाएगी। ओके, तो डबल करने पे जो रेजिस्टिविटी होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हमें करना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर होगा 29 का, वो आपका पहला ही होगा। ओके, 1 × 10⁻⁷। देखिए यहाँ पे 1 × 10⁻⁷, क्योंकि ये रजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिएगा रजिस्टिविटी ऑफ आयरन पूछी गई है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया, ये लेंथ का है, थिकनेस बताई हुई है, इसमें कहा गया है कि लेंथ और डायमीटर को डबल कर दिया गया, तो इस पर डिपेंड नहीं करता है रजिस्टिविटी। ओके, तो इसलिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। नाउ 30 देख लेते हैं। जब एक एल्युमिनियम वायर के पीस को एक फाइनाइट लेंथ तक ड्रॉन किया गया है थ्रू अ सीरीज ऑफ डाइज टू रिड्यूस इट्स डायमीटर ऑफ हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो इसका जो डायमीटर है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू के आधा हो जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। नाउ 30 के लिए हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/d² के। कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहे हैं, प्रिंटिंग प्रॉब्लम की वजह से ऐसा है, तो आप क्या करिए, आप सुनिए इसको ध्यान से क्वेश्चंस को, और जो मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ उसको आप कर सकते हैं, तो उसको आप नोट डाउन करते रहिए। नाउ यहाँ पे जो डी है वो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ वायर है। नाउ अब हमारे पास एक पुराना रेजिस्टेंस होगा और एक न्यू रेजिस्टेंस होगा, तो हम इसको अब सीधे सीधे बस रेशियो बना करके यहाँ पे लिख देते हैं R/R'। ओके, तो नाउ R के लिए आपको पता है R = ρL/A होता है, तो ρL यहाँ पे हम लिखेंगे। नाउ अब यहाँ पे पाई और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमारे पास D/2 होगा, और होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे हमारे पास पाई D/4 का होल स्क्वायर। ओके, D/4 का होल स्क्वायर अपॉन ρL। ओके, तो आप ही समझ ही गए होंगे, एक R की वैल्यू है और एक R' की वैल्यू है जो कि डिवाइड करके दी हुई है, तो जब इसको ऊपर नीचे हम लोगों ने इसको जब किया है तो यहाँ पे ऐसा आया है। नाउ अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 होगा। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा 30th का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए हमारे पास ये है और बी ये है, इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, तो इसको देख लेते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, देखिए ये जो सर्किट है इसको किसके इक्विवेलेंट माना गया है, इसको हम लोग एक सर्किट ड्रॉन करके भी बता सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ए और सी के बीच में पहले हम निकालेंगे, तो बिटवीन ए एंड सी। ओके, पहले इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच में निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ओम 3 ओम और यहाँ पे 6 ओम। तो नाउ 3 + 3 क्योंकि सीरीज़ में है तो ये 6 हो जाएगा। तो देन हमारे पास ये जो पैरेलल बन जाएंगे ये जो कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + 6 + 1 + 6 = 1/R। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस R की वैल्यू हो जाएगी, तो R = कितना आ जाएगा 3 ओम हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके राइट। नाउ अब जो इक्वेलेंट रेजिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में वो किसके इक्वल होगा। नाउ अब यहाँ पे जो R होगा वो क्या होगा 6 × 3 क्योंकि यहाँ पे 3 है और ये 6 है। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, तो इसी की बात की जा रही है, और ये जो 6 हमारा आया है वो इक्विवेलेंट जो आया था अभी। नाउ 6 × 3/6 + 3 = 2 ओम, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2 ओम। चलिए 32 देख लेते हैं। 32 में हमारे पास है कि देयर आर n सिमिलर कंडक्टर्स। यहाँ पे n सिमिलर कंडक्टर्स हैं और इनकी जो हर एक का रेजिस्टेंस वो R है। जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो कम आउट टू बी x व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो ये x आ रहा है, और इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, तो जब सीरीज़ में कनेक्ट होगा तो क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है,
यहाँ पे जब सीरीज़ में इसको कनेक्ट किया जाएगा तो आपको बस सिंपली याद कर लेना है इसको। यहाँ वहाँ पे कुछ डेरिवेशंस नहीं एग्ज़ाम में आते हैं, बट आपको कुछ ट्रिकी भी पता होना चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज भी पता होना चाहिए। तो देखिए जब पैरेलल में होता है तो पैरेलल के लिए क्या होता है, एक मिनट, जो पैरेलल के लिए क्या होता है, R इज़ इक्वल टू एन एक्स होता है। ओके, और सीरीज़ के लिए क्या हो जाता है, R इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पे x तो आपको पता ही है कि क्या है, यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ जो कंडक्टर जो दिए हुए हैं n, और इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है। ओके, तो नाउ यहाँ से हमारे पास एन स्क्वायर एक्स यानी कि 32 का हमारे पास 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 33 देख लेते हैं। 33 में हमारे पास क्या है, सर्किट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ I2 बतानी है। नाउ यहाँ पे पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं I1, I2 एंड I3। तो I2 से जो करंट जा रही है वो बताना है। तो नाउ यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सेम होगी, क्योंकि ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, सीरीज़ में करंट सेम होती है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है, सबसे पहले हमारे पास 10i जो है वो क्या हो जाएगा, ये सारा हमारे पास इक्वल है। नाउ मैं इसको बता देती हूँ, 10i1 इज इक्वल टू 15i2 इज इक्वल टू 30i3। ओके, ये हो गया। या फिर हम इसको रिजल्टेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 को अगर सिर्फ देखें, I1 इज इक्वल टू 1.5i2। ओके, और यहाँ पे 15 है फ्रेंड, 1 पॉइंट में क्यों लगा रही हूँ। ओके, और यहाँ पे ये 15i2 इज इक्वल टू 30i3, ये भी करेक्ट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 15 2 30 होता है, तो यहाँ पे I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे I2 इज इक्वल टू 2i3 भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, या फिर अगर हम लोग I3 में बताना है तो I3 इज इक्वल टू 1/2I2 लिख सकते हैं। ओके, नाउ टोटल I क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। तो अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। नाउ यहाँ से हमारे पास जो टोटल आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3i2 प्लस 2i2 प्लस I2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3i2। अब ये किसको इम्प्लाई करता है, इम्प्लाइज दैट I2 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 3a इज इक्वल टू 0.4a। ओके, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, 0.4a, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो फ्रेंड 34 क्वेश्चन है यहाँ पे, करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर एज शोन। 2 एम्पियर की करंट एक सिस्टम में फ्लो हो रही है जो दिया हुआ है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना होगा। ना पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 2 आर्म दी हुई हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं। तो एक आर्म ये है DAC। ओके, और यहाँ पे जो है आपका, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, तो और दूसरा जो आर्म है वो DBC है। तो DAC और DBC जो है, इसमें जो करंट है वो कितनी है, करंट है इसमें 1 एम्पियर। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम देखते हैं VD माइनस VA इज इक्वल टू 2 एंड VD माइनस VB इज इक्वल टू 3। ओके, सो VA माइनस VB कितना होगा, इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ओके, तो 34 के लिए हमारे पास 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 35 देख लेते हैं। 35 में क्या है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और इन पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस कनेक्शन का वो क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, जो 35 का हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस कनेक्शन का वो कैसे निकालेंगे, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हर पार्ट, जो ईच पार्ट है उसका रेजिस्टेंस स्मॉल r से ले लेते हैं, वो कितना होगा, कैपिटल R अपॉन 10 मान लेते हैं। ओके, इतना हो जाएगा। नाउ अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये 1 अपॉन R
इट्स इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, ऐसे करके 10 टाइम्स तक हो जाता है। ओके, तो ये 10 टाइम्स तक हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास हम एक और रेजिस्टेंस मानेंगे 1/RB इज इक्वल टू 10/R इज इक्वल टू 10/R/10 इज इक्वल टू 100/R। यहाँ पे क्या होगा, R कैपिटल R/100 इज इक्वल टू 0.01R। ओके, तो यहाँ पे 0.01R। तो 35 के लिए हमारे पास जो करेक्ट होगा 35 के लिए हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, वो कितना हो जाएगा, वो 1 वाला 0.01R हो जाएगा। नाउ 36 देख लेते हैं फ्रेंड। 36 में है दो रजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस R1 है और R2 है, और इसमें R1 वो ग्रेटर देन है R2 से, और ये कनेक्टेड किए गए हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं, एंड जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। और तो करेक्ट स्टेटमेंट इस केस में क्या होगा, तो 36 के लिए हमारे पास जो R होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो लेस देन होगा R1 से। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ यहाँ पे 37 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 37 में है एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें करंट कितनी है 4, और ये कनेक्टेड है, इसमें 4 ओम का रजिस्टर है, इसमें 1 एम्पियर की करंट है, और पॉइंट P एंड M आर कनेक्टेड टू अ DC वोल्टेज, और P और M पॉइंट है जो कि DC वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है M एंड N के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है यहाँ पे हमें M एंड N के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। नाउ यहाँ पे आप सर्किट पूरा देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो करंट दिया हुआ है 4 ओम के रजिस्टर में, 4 ओम का रजिस्टर हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास 4 ओम का रजिस्टर है। इसमें जो करंट दी हुई है वो कितनी है, 1 एम्पियर करंट है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस जो अपर ब्रांच है इसकी, तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा P और M के बीच में, वो 4 वोल्ट होगा। ओके, तो ये जो है 4 ओम का रजिस्टर है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो जाएगा। अपर ओम आर्म जो है यहाँ पे P एंड M के बीच में, या इसके और इसके बीच में, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा M एंड N के बीच में, वो कितना होगा 1/1 प्लस 0.25। ओके, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे करंट से। अब नाउ 3.4 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया यहाँ पे हमारे पास 3.2 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, सेकेंड ऑप्शन। नाउ 38 देख लेते हैं। 38 में हमारे पास है 3 रजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, और ये 4 ओम का है। 3 ईच जो है वो 4 ओम का है, और इसको कनेक्ट किया गया फिगर से। फिगर में यहाँ पे देख लीजिए ऐसे बना हुआ ट्रायंगल के फॉर्म में है। एंड यहाँ पे हमारे पास ये कहा गया है कि इफ़ द पॉइंट D डिवाइड्स द रेजिस्टेंस इनटू 2 इक्वल हाफ्स, अगर जो पॉइंट D है वो रेजिस्टेंस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा पॉइंट A एंड D के बीच में, वो कितना होगा, ये देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास ये कहा गया है कि जो पॉइंट D है वो डिवाइड कर सकता है। ओके, तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो A B D होगा एंड A B D होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं A C D। ओके, ये हो गया। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास इसको कैसे करेंगे, ये पैरेलल में कनेक्टेड है सपोज। नाउ 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3, दैट इज़ जो R की वैल्यू होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, 3 ओम हो जाएगी। ओके, नाउ आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, थर्ड वाला 3 ओम हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। 39 में है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल डज सम वर्क ओनली व्हेन, जो फोर्स एक्ट करता है किसी पार्टिकल पर वो वर्क करेगा, कब वर्क करेगा, वो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास फर्स्ट वाला देखते हैं क्या है,
कि जो फोर्स होगा, फोर्स हैज़ अ कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ये बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्स के पास एक कंपोनेंट होता है जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल होता है, ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन 1 एंड 2 बिल्कुल करेक्ट है। 40 देख लेते हैं। एक वायर है वो ब्रोक किया गया है, टूट गया है 4 इक्वल पार्ट्स में, और एक पैकेट फॉर्म किया जाता है बाय कीपिंग द 4 वायर्स टुगेदर, और उस पैकेट में इन चारों वायर को रख लिया जाता है। तो जो रेजिस्टेंस होगा ऑफ द पैकेट इन कंपैरिजन टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए हमें ये मानना है कि जो रेजिस्टेंस है वायर का वो कितना है, वो आर है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, नाउ यहाँ पे जो 4 वायर हैं, ईच ऑफ 4 वायर जो होंगे उनका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा 1/R1 इज इक्वल टू 4/R हो जाएगा इनटू 4। तो R1 की वैल्यू जो आएगी वो R/16 आ जाएगी। तो R1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, R/16। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ वाला 1/16। नाउ 40 के लिए हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, 40 के लिए हमारे पास फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब 41 देख लेते हैं। 41 में है हमारे पास, नाउ 41 है 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल। 2 वायर्स हैं जो सेम मेटल के हैं, एक ही मेटल के बने हुए हैं, और इनकी लेंथ सेम है। इनका क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेशियो है वो 3:1 है, और ये सीरीज़ में ज्वाइन किए गए हैं। और जो मोटा वायर है, थिकर वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का वो कितना होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो फ्रेंड जो सेम मटेरियल का है तो सेम लेंथ है, तो अब यहाँ पे देखिए R1/R2 कितना हो जाएगा, इक्वल टू रो L/3A। ये रेशियो जो दिया हुआ है उसी के बेसिस पे हो रहा है, रो L/A, क्योंकि 3:1 का रेशियो है। नाउ यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ चुका है हमारे पास। नाउ R2/R1 जो होगा, R2/R1 यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल है, ये यहाँ से हमारे पास 3/1 आ जाएगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि R2 इक्वल टू 3R1 भी हो सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ रेजिस्टेंस जो थिक वायर का, मोटे वायर का रेजिस्टेंस है वो R1 जो है वो 10 ओम है, तो थिन वायर का रेजिस्टेंस तो 3R1 है, तो यानी कि 3 × 10 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 ओम के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास 30 ओम हो गया। ये पतले वायर का होगा और मोटे वायर का, थिक वायर का 10 ओम है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 ओम प्लस 30 ओम, टोटल हमारे पास होगा 40 ओम का रेजिस्टेंस। नाउ ऑप्शन हमारे पास जो 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। 42 देख लेते हैं। 42 में है हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 2 रजिस्टर हैं और 1 ओम के हैं, ये दोनों ही 1 ओम के हैं, और इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है 1.5 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। नाउ जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा वो जो 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, एंड द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज, तो इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए, तो करंट हमारे पास आई कैसे निकालेंगे, 10/1.5 प्लस 1/2। ओके, सीधे मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख के कर रही हूँ, तो 10/1.5 प्लस 0.5 इसको कह सकते हैं। अब ये जब सॉल्व करेंगे आप तो 5 एम्पियर आएगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास 1 वाला ऑप्शन 5 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 43 में है कि स्टेटमेंट जो हैं दिए हुए हैं उनको कंसीडर करना है और बताना है कि कौन सा सही है। ओके, तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 43 है इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला देख लेते हैं पहले। तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी चार्जेस होते हैं, चाहे वो फ्री हों या बाउंड हों, वो सारे ही रेस्ट में कंसीडर किए जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर दूसरा है कि जो चार्जेस मोशन में होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट होगा वो 3 वाला, बोथ 1 और 2 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 44 है।
देख लेते हैं। तो 44 में क्या है, इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो हमें ऑप्शन चूज़ करना है। तो 44 के लिए हम ऑप्शन चूज़ करेंगे। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, पहला वाला क्या है। पहला वाला है कि द फ्लक्स कैन बी अल्टर्ड बाय चेंजिंग द शेप ऑफ अ कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड। कि जो फ्लक्स होता है उसको कोयल का शेप चेंज करके, हम मैग्नेटिक फील्ड में कोयल का शेप चेंज करके उसको फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स को। और रोटेटिंग कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड, या तो फिर कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रोटेट किया जाए कि बी और ए के बीच में थीटा एंगल बने। ओके, ये करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है वो ये है कि बाई चेंजिंग द शेप ऑफ अ कोयल, कोयल के शेप को चेंज करके, या तो फिर एंगल थीटा बिटवीन बी एंड ए और बी के बीच में जो एंगल थीटा है उसको चेंज करके एक ईएमएफ जो रहता है वो इंड्यूस किया जा सकता है कोयल में। ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास थर्ड वाला बोथ 1 and 2 करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है फिर से यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको कंसीडर करना है। तो 45 के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा फ्रेंड, तो देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास ये कहा गया है पहला वाला कि जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं इन अ रीजन ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रीजन में जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ये। एंड जो सेकंड है वो है कि जब फोर्स एक्ट करता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, वो किससे दिया जाता है, वो गिवन बाई F इज इक्वल टू क्यू V इंटू बी। ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, बोथ 1 and 2। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट 46 है। 46 में भी देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 46 के लिए हमारे पास जो करेक्ट है वो बताना है। नाउ पहला वाला है द पावर डिलीवर्ड टू अ लाइट बल्ब इज़ मोर जस्ट आफ्टर इट स्विच्ड ऑन। कि जो पावर किसी भी लाइट बल्ब को डिलीवर होती है वो जब जैसे ही हम स्विच्ड ऑन करते हैं तो ज़्यादा होती है। एंड द ग्लो ऑफ द फिलामेंट इज़ इंक्रीजिंग, और जो फिलामेंट का ग्लो होता है, चमक होता है, वो बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन द बल्ब इज़ ग्लोइंग स्टीडली। ये इसकी तुलना में कहा जा रहा है कि जब वो बल्ब लगातार कुछ घंटों के लिए जल रहा है। तो आप ये पाएंगे कि जब स्विच ऑन किया जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से जल रहा है, उसमें ग्लो ज़्यादा है। दैट इज़ आफ्टर सम टाइम स्विचिंग ऑन। ओके, तो ऐसा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ सेकेंड हमारे पास है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। ओके, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर का वो इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो थर्ड वाला बोथ 1 and 2 करेक्ट है। ओके, नाउ 47 देख लेते हैं। हमारे पास क्या है 47 में है फ्रेंड, दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, एक 200 वोल्ट का है और 40 वॉट का है, और जो दूसरा है वो 200 वोल्ट और 100 वॉट का है, और इसको एक हाउस वायरिंग सर्किट में कनेक्ट किया गया है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट है, तो देखिए इसके लिए हमारे पास 47 के लिए जो करेक्ट होगा वो ये होगा कि जो द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन 40 वॉट बल्ब इज़ मोर दैन द रेजिस्टेंस इन 100 वॉट बल्ब। कि जो 40 वॉट बल्ब का जो बल्ब है, जो 40 वॉट का, उसमें जो रेजिस्टेंस होगा फिलामेंट में वो ज़्यादा होगा 100 वॉट के बल्ब से। देखिए होगा क्या, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख भी लिया जाता है। तो यहाँ पे P इक्वल टू V² के फॉर्मूले से देखिए V जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो पैरेलल कनेक्शन में सेम रहता है, और I रेजिस्टेंस जो है वो जब सीरीज़ में होते हैं तो सेम रहता है। यहाँ पे हमारे पास जो R1 है वो क्या हो जाएगा V² P1 का स्क्वायर। ओके, तो R1 जो होगा वो V² P1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो नाउ यहाँ पे ये V1 लिख देती हूँ और यहाँ पे ये P1 है, वो तो लिखा ही हुआ है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो V1 का स्क्वायर है वो 200 है पहले केस में, वोल्ट जो है,
तो इसका स्क्वायर कर देते हैं सिंपली। और यहाँ पे हमारे पास जो पार है इसकी ये कितनी है 40 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1000 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस। ओके, नाउ R2 जो है वो हमारे पास क्या है, R2 के लिए देख लेते हैं। R2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन P2। तो यहाँ से हमारे पास 200 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 100। तो देखते हैं यहाँ पे 400 ओम आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपने देख ही लिया कि R2 जो रेजिस्टेंस है वो जो है वो 100 वाट वाले में कम आया है, और जो R1 रेजिस्टेंस जो 40 वाट वाला है उसके लिए ज़्यादा आ गया है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। तो थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 48 क्वेश्चन है। 48 में है 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं। ओके, 200 वाट के हैं। ओके, 200 वाट एंड 400 वाट आर शोन इन फिगर। द रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज़। तो देखिए 200 वाला यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पैरेलल में है और ये फिर सीरीज़ में है 400 वाट। तो रिजल्टेंट जो है हमारे पास, और जो ये 250 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है। तो नाउ 48 के लिए देखिए जो कॉम्बिनेशन क्या होगा, P डैश इज इक्वल टू PA प्लस PB। नाउ 200 प्लस 200। ओके, तो ये यहाँ पे टोटल 400 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे अब जो एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास जो P डैश है जो कि हमारे पास अभी 400 आया है, जो पैरेलल में है कॉम्बिनेशन उसके लिए आया है। अब यहाँ पे जो P डैश और यहाँ पे 400 ये है, ये दोनों जो है वो सीरीज़ में है। ओके, तो सीरीज़ के लिए क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा नाउ। अब यहाँ पे ये सीरीज़ में तो रिजल्टेंट पावर का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा PR, रिजल्टेंट पावर है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा P डैश इंटू जो P सीरीज़ में है उसके लिए अपॉन P डैश प्लस हाँ PC। नाउ अब यहाँ पे जब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे फ्रेंड, तो रख करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 400 वाट इंटू 400 वाट, ओके, अपॉन 400 वाट ही है प्लस 400 वाट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 200 वाट आएगा। तो चलिए देख लिया आपने कैसे करते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 49 देखते हैं। 40 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस अ 220 वोल्ट सप्लाई। यहाँ पे 40 इलेक्ट्रिक बल्ब दिए हुए हैं, 40 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और 220 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है उन्हें। एंड आफ्टर वन बल्ब इज़ फ्यूज़, एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो जो रिमेनिंग 39 कनेक्टेड होते हैं सीरीज़ में अक्रॉस द सेम सप्लाई, तो जो एलिमिनेशन होगा वो कितना होगा। तो देखिए जब एक बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो डिक्रीज़ होगा। तो जो करंट होगी वो क्या होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो जो करंट होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला एक होता है P इक्वल टू I²R से। यहाँ पे करंट बढ़ेगी, पार भी बढ़ जाएगा, तो एलिमिनेशन जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारे पास आंसर आएगा 49 के लिए वो क्या आ जाएगा, मोर विथ 39 बल्ब दैन विथ 40। 50 देख लेते हैं। 50 में हमारे पास है एक हीटर कोयल है। अ हीटर कोयल इज़ कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक हीटर के कोयल को 2 इक्वल लेंथ के पार्ट में कट किया गया है। वन ऑफ देम इज़ यूज्ड इन द हीटर, एक हीटर में यूज़ किया गया है, और जो रेशियो है हीट का प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, एंड बाई दिस हाफ कोयल टू दैट बाई द ओरिजिनल कोयल इज, जो हाफ कोयल से ओरिजिनल कोयल के कंपैरिजन में जो प्रोड्यूस हो रहा है रेशियो वो क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो P इज़ इक्वल टू V²/R है। ओके, नाउ P जो है हमारे पास, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो P होता है वो यहाँ पे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे P किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/L के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नाउ P2/P1 इज इक्वल टू L1/L2 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2/1 के बराबर हो जाएगा। ओके,
तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो पहला वाला है क्या है, 2:1 का रेशियो। तो फर्स्ट वाला हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो नाउ यहाँ पे फ्रेंड आज हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। ओके, आप लोग इसको लाइक करिएगा, लर्न करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और स्टडी करिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेने पर आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा और आपको वीडियो मिलने में भी आसानी होगी। थैंक यू सो मच।